ऑलराइट स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू। जो अगर हम खड़ी भाषा में बोलें तो ऐसे चीज़ों के बीच में बंद हुई वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, उन्हें सॉल्व करना ही हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। सो अगर हम रो और कॉलम बोलें तो जैसे कि अगर हमारा 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप सब सिर्फ देखते जाइए। जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। सो ये जो ऐसे लाइन हम मारते हैं इनके बीच में, ये हमारा कहलाता है कॉलम। तो ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा दो कॉलम हो गया, और ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया। सीधे लाइन मारिए आप। और ये हमारा हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो। हाँ। सो अगर हम बोलें जैसे कि A5, ये हमारा कहाँ पर है? हम देखते हैं ये फर्स्ट रो जो हमारी है ये खाली है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ये भी खाली है। हम इसकी लोकेशन को क्या बोलेंगे? ये जैसे कि हमारा सेकंड कॉलम में आ रहा है और सेकंड रो में आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे A5 लोकेट करता है सेकंड कॉलम, सेकंड रो। अब हम लिखते कैसे हैं? जैसे कि हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी वैल्यू को, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A i j। जैसे कि यहाँ पर हमारा A i j लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है हमारा रो और इसका मतलब होता है हमारा कॉलम। जैसे कि अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, हम इसे लिखेंगे A12। ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो हम इसे लिखेंगे A13। अब ये हमारा जैसे कि A21, टू हमारा सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम में है। अब ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम में करता है A22। ये ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही इजी होगा। यह जैसे कि हो जाएगा A23, अब तो आप समझ ही गए होंगे A31, A32, A33। बस हमारा ये बेसिक यहीं कंप्लीट होता है रो और कॉलम का। अब हम स्टार्ट करते हैं 2/2 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना। 2/2 के डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें दो रो होंगी, दो कॉलम होंगी। जैसे कि इसमें 3/3 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2/2 का मतलब होगा 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगी, 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं A1, A2, B1, B2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम सॉल्व करके पता लगाते हैं। हम इसको इक्वल टू लिखते हैं और ये A1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम B2 में। याद रखें हमें डायगोनली ही मल्टीप्लाई करना है, अगर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गलत एब्सर्ट वैल्यू निकलेगी जो हमारे किसी काम की नहीं होगी। हम इसे A1 और B2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 B2 हो जाएगा ये, और B1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे A2 में, हमें ये मिल जाएगा। B1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने A2 में। अब इसे हम सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ हो 1, 2, 3, 4। अब इसे सॉल्व करना है हमें, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 2, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। हमें ऐसे ही याद रखना है, हमें ये नहीं याद रखना है कि हमें डायगोनली मल्टीप्लाई करना है या कुछ मल्टीप्लाई करना है, हमें सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या आ गया हमारा 2 - 12, जो कि हमारा आ जाता है -10। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 2 की हम बात करें। यहाँ पर हमारा आ जाता है tan थीटा, ये भी हम tan थीटा बोल देते हैं, और इसे हम -1 बोल देते हैं, इसे 1 बोल देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हम क्या करते हैं, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये क्या हो गया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये माइनस हम लगाते हैं और फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस है। सो हम -1 इंटू 1। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर किसी वैल्यू किसी उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जैसे कि हमने आपको आइडेंटिटीज में सिखाया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 3, 5 5 -4 4। इसे बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 5 और माइनस लगाते हैं। अब ये माइनस इसके अंदर है तो -4 इंटू 4। तो ये जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 41। सो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, आप वीडियो को पॉज करें और इसे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम बढ़ते हैं 3/3 डिटरमिनेंट्स की तरफ। अब 3/3 डिटरमिनेंट जो होता है उसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है और यही एग्जाम में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2/2 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना भूल जाएंगे। क्योंकि ये सारे आपस में लिंक है तो सबको आपको याद रखना ज़रूरी है और जो होगा आपको प्रैक्टिस से। 3/3 डिटरमिनेंट्स जो होता है, जैसे कि हम डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ये याद रखिएगा आप। तो ये क्या आ जाता है हमारा, अभी आपको हमने नोमेनक्लेचर में सिखाया, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम 1, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम 2, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम 3, इसे बोलते हैं हम रो 1, इसे बोलते हैं हम रो 2, इसे बोलते हैं हम रो 3। सो क्या हो गया हमारा, जैसे कि यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर की तरह ए ले लेते हैं। सो ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है, A11। ये कौन से कॉलम में है, A12, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। अब आपको इसी तरीके से याद रखना है, जैसे कि ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम में है तो ये क्या हो जाएगा, A13। और सिमिलरली आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th के बच्चे हैं, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी ही। इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। अच्छा, ये 3/3 डिटरमिनेंट्स है तो ये हम यहाँ पर 3/3 लिख लेते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं माइनर की तरफ। माइनर क्या होता है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए किसी डिटरमिनेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये हमारा एक डिटरमिनेंट दे दिया, A11, A12, ये तो आप लिखना जानते ही होंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा डेल्टा है। हाँ, अब माइनर कैसे निकाला जाता है, माइनर को हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं M से, लेकिन MIJ यहाँ मैं लिखना भूल गया, आप ये समझिए MIJ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब माइनर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई आपको बोल दे A11 का माइनर क्या होगा, हाँ, सो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर किया है AIJ, यहाँ पर हमें MIJ लिखते हैं, तो हम M11 निकालना है जैसे कि हमें, तो हम क्या करते हैं, जैसे A11 यहाँ पर है तो इसके यहाँ पर ये इसका रो हो गया, यहाँ पर इसका ये कॉलम हो गया, ऐसे इसको ढांक लेते हैं, इसको छिपा लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, A22, A33 और A23, A32, ऐसे छिपा लेते हैं हम। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, M11 इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे हम A22, A23, A32, A33। अब तो इसे हमें सॉल्व करना ही आता है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, ये इसका मल्टीप्लाई A22, A33 माइनस A23, A33। प्लीज़ आप लोग इसका नोट्स बनाते रहें क्योंकि नोट्स मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सो जैसे कि अगर हमें कोई पूछ दे M22 क्या होगा हमारा, सो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 है, इससे ये रो पास ये कॉलम पास करता है और सेकेंड रो पास करती है। सो हम इसका ये छिपा लेते हैं और इसका ये छिपा लेंगे। सो जैसे कि आपको दिखे, ये ऐसे लिख लेंगे हम। सो ये हमारा क्या बचेगा, A11 बचता है, A13 बचेगा, A31 बचेगा, A33 बचेगा। फिर हम इसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A11 A33 माइनस A13 A31। इस तरीके से हम माइनस निकालते हैं। अब इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे हम लोग, बल्कि हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई बोल दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मेरा कोई डिटरमिनेंट दिया है। अब बोलेगा इसका माइनर आप फाइंड आउट करिए। सो मैं एक काम करता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं, A1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे चैप्टर का ये जान है, समझ लीजिए आप। सो ये डेल्टा हो गया। अब मुझे बोलेगा कोई आप M11 फाइंड करिए। सो अब आप तो मास्टरमाइंड है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो M11 में यही वैल्यू हो जाएगी। सो M11 मेरा क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से हम छिपा लेंगे। उससे जो रो पास करती है, जो कॉलम पास करती है, उसे हम छिपा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 8 9 का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 9 8 × 6, 5 × 9 माइनस 8 × 6। देखिए मैं कैलकुलेशन पे यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा, बल्कि आपको सिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। अब जैसे कोई पूछेगा मेरा वो M12 क्या होगा मेरा, सो M12 ये है मेरा, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो हो गई, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। सो ये क्या हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये, सेकंड कॉलम ये। तो हम इस तरीके से छिपा लेंगे इसे। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 8 9। सो हम इसे क्या लिख लेंगे 2 3 8 9। सो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 9 माइनस 8 × 3। सो क्या हो गया 18 माइनस 24। इसको आप अपने आप सॉल्व करिए। अब जैसे कि मेरे को कोई पूछ दे M31 क्या होगा, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी। तो इसको मैं ऐसे छिपा लूँगा, तो मेरे पास क्या बचा 4 5 7 8, 4 5 7 8। तो इसका क्या हो गया 4 × 8 माइनस 7 × 5। सो हम इसे क्या लिखेंगे 8 चौको 32 माइनस 7 पच्चे 35। इसे आप अपने सॉल्व करिए। अब जैसे कि M22 मेरे से कोई पूछ दिया, सो आप M22 कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि M22 मुझे फाइंड करना है, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये मैं इस तरीके से छिपा दूंगा इसे। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैंने जितना एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया है आपको। अब आपके ऊपर है आप इसे कितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इसे 1 × 9 माइनस 7 × 3। प्लीज़ जो आपको PDF में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे आप ढंग से करिए। इस तरीके से हम माइनस फाइंड आउट करते हैं। तो बोर्ड में एक जनरली क्वेश्चन आता है, फाइंड माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको NCERT में बहुत सारे इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुझे एक्सरसाइज नहीं याद है, आप बुक खोल के देख लीजिएगा। सो माइनस मतलब MIJ। अब आप सारे एलिमेंट्स को कवर अप करेंगे
जैसे A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, ऐसे ही आप लिखेंगे और सबका माइनस फाइंड करेंगे। जैसे M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स का माइनस फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करें, इन सब का माइनस फाइंड आउट करिए। इसमें आपको लगेंगे अराउंड 20 to 30 मिनट्स। बट आपको चैप्टर अगर अच्छे से करना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, हम इसे शॉर्ट में रखेंगे। सो ये आपका हो गया माइनर। अब एक टर्म बचता है कोफैक्टर, जिसे मैं अगली क्लास में करूँगा, क्योंकि कोफैक्टर को करने से पहले आपको माइनर अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं उन सबको अच्छे से करिए। सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम करेंगे अगली क्लास में।